जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। ना सिर्फ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान बल्कि केपी के भी अब बराह रास्त सैलाब से मुतासर होने जा रहा है। और इंडिया से जो पानी मजीद आ रहा है उसकी वजह से जो सूरत हाल है मजीद ख़राब होती दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने मुलाकात की है अक़वाम मुत्तहिदा के जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं। सक्खर में ये मुलाकात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि आलमी जो इदारे हैं और यूएन अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले में उनकी इमदाद करे। एक ये मामला है कि क्या अब अक़वाम मुत्तहिदा कितनी इमदाद कर सकती है, नंबर वन तो एक सवाल ये है। और दूसरा ये कि एक वीडियो आज वायरल हुई है। फरियाल तालपुर साहिबा के शौहर हैं मीर मुनव्वर तालपुर, वो अंदरूने सिंध में सैलाब मुतासरीन में 50-50 रुपए तकसीम कर रहे हैं। उनके हाथ में 50-50 रुपए की गड्डी है नोटों की, और वो उसको तकसीम करते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंध के वडेरे और सियासतदान अगर मुजरे भी करते हैं तो वहाँ 5-5 हज़ार रुपए के नोट जो है वो निछावर किए जाते हैं। लेकिन ये सैलाबी मुतासरीन में 50-50 रुपए तकसीम करना कौन सी इंसानियत है, और क्या ये इंसानियत की तजलील के मुतरादिफ नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अंदरून सिंध के अंदर जो इमदादी सामान पहुंच रहा है उसके अंदर मजीद करप्शन की बातें आ रही हैं। चौथी एक खबर यह है कि जो सिंध के अंदर जखीरा की गई थी सरकार की सतह के ऊपर गंदम, कई लाख बोरियां पानी में बह चुकी हैं और गंदम का बहरान अब सर उठाने को है। तो इसकी भी कुछ बात करेंगे। और एक बहुत ही अहम नौयत का मामला है कि शायद अब पानी हैदराबाद और कराची के करीब करीब पहुंच चुका है। बहुत सारे जो डैम्स हैं लोकल उनके जरिए, और अब इत्तलात और वीडियोज आ रही हैं कि पानी जो बरसाती नाले का पानी है या सैलाबी सूरत हाल है वो नूरियाबाद तक क्रॉस कर रही है। मुख्तलिफ जो डैम्स या बलूचिस्तान के पहाड़ों से जो पानी आता है वो नूरियाबाद तक फैल चुका है। क्या सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर कराची की जो पॉलिटिक्स है, बल्दियाती इंतखाबात हैं, कराची के तरक्याती काम हैं, जो कराची ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है, और अब ये सैलाबी सिचुएशन जो हुई है, तो क्या अब सिंध हुकूमत सारा की सारा पहले ही कराची पे नहीं लगाती थी, तो क्या कराची के ऊपर कब कुछ लगेगा, या कराची की हालत अंदरूनी सिंध की जो इस वक्त हालत है उससे भी बदतर होने जा रही है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर सहाफ़ी हैं अरमान साबिर, और इनके साथ सीनियर सहाफ़ी और वुजदान की दुनिया से मौजूद हैं फारूक समी भाई। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। तो सबसे पहले अरमान भाई, ये एक वीडियो वायरल है। यार एक मिनट सबसे पहले कोई हम हमारा लाइव स्टार्ट हुआ था, कोई मोहम्मद नानी थे, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा था। भाई उनको वालेकुम सलाम। हाँ जी बड़ी जी जी, सॉरी, मोहम्मद एंड नानी हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे थे जी। वालेकुम अस्सलाम। और अमरीन ने भी कहा था वेटिंग भाई सर, जी हाँ बहुत शुक्रिया जी। मुस्कान का भी था अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वाले मुस्कान ने भी कहा था। अच्छा, महबूब राना है, उन्होंने भी कहा था गुड और ग्रेट बिलाल भाई, वालेकुम सलाम। अफशीन ने भी कहा था अस्सलाम वालेकुम, इनको भी वालेकुम अब अस्सलाम। सबको और सबके लिए एक साथ वालेकुम हाँ, अस्सलाम हो गया अब्बास चावला और साहब हाँ, के साथ। और हाँ हो गया। अच्छा, अब वुजदान भाई, फारूक भाई वुजदान में है। ताहिर भाई ने कहा है, ताहिर भट्ट ने कहा है कि फारूक भाई जो नजर आ रहे हैं वो वुजदान की कैफियत से नजर आ रहे हैं। चले ऑडियंस, पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद कि फारूक भाई वुजदान की दुनिया में हैं या नहीं है। तो अरमान भाई, एक वीडियो वायरल हुई है कि आपको पता है फरियाल तालपुर के शौहर हैं मीर मुनव्वर तालपुर साहब, ये सैलाब मुतासिन में 50-50 रुपए के नोट तकसीम कर रहे हैं। और इत्तला ये है कि वहां पर ना उनके पास छत है, ना घर है, ना कंबल है, ना ही कोई खैमा है, ना ही पानी से बचने के लिए पीने वाला पानी उनके पास मौजूद है, और कुछ भी नहीं है। तो क्या ये 50-50 रुपए काफी हैं? और ये किस इलाके की वीडियो है बिलाल? ये वीडियो का इलाका तो मेंशन नहीं है, लेकिन अंदरूनी सिंध ही लग रहा है। एक्चुअली देखिए, वो जो आपने कहा था ना, निछावर तो 5-5 हज़ार रुपए के नोट करते हैं, 50 रुपए के नोट तकसीम कर रहे हैं। देखिए, वो निछावर तो खुशी में होते हैं और जिन पर होते हैं वो तो एक अलग की बात होती है, निछावर किए जाते हैं वो।
यहाँ मजबूरी है, तकसीम और तकसीम करने में बहुत वाज़ेह फर्क है। ये दिल से नहीं दिए जा रहे हैं, ये बड़े मजबूरी में जो है वो दिखाने के लिए दिए जा रहे हैं कि जी हम जो है वो अच्छा अरमान भी एक मिनट, अरमान भी एक मिनट, फारूक आप जाके आइएगा भाई, के आपका चूंकि स्टिल हो गए हैं, आप रुक गए हैं, प्लीज जरा जाकर आइएगा। जी अरमान भाई कंटिन्यू करें। तो मामला ये है कि तकसीम किए जा रहे हैं पैसे, तो जाहिर है वो मजबूरी है, मजबूरी में जो है वो तकसीम करना जी है। अरमान भाई और आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं आवाज आ रही है मेरी बिलाल आपको? तो मैं ये कह रहा था कि जो आवाज अच्छा बिलाल आ रही है। अब लग रहा है कि अरमान भाई का नेट भी प्रॉब्लम कर रहा है। अरमान भाई आप भी जाकर आए, और वुजदान से फारूक सभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी फारूक भाई क्या कहेंगे आप? यार आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था मुजरा, मुझे उसका मतलब बता दें पहले। छोड़ें जी, आप ज़ाहिर है सबको पता है उसका, आप क्या बात करें। अच्छा तो हम मतलब नहीं बताएंगे वो। अब अच्छा डांस ठीक है। पार्टी कह लें, जो भी आप कह लें उसको। यार देखें, मसला जो है ना वो ये है कि कोशिश की गई है सिंध के अंदर के सिंध को मखसूस नारों के जरिए और मखसूस आप बात कर लें उसको, एक मतलब उनको एक फरेब के अंदर और एक शराब जिसे कहते हैं हम, जब प्यासे को पानी दिख रहा होता है सहरा के अंदर, उसको शराब कहते हैं। तो उस हम्म शराब के अंदर सिंध के हमारे जितने भी बहन और भाई हैं उन सबको जो है ना हम्म एक रखा गया है वहां पर। हम्म मसला ये है कि अगर वोटों की बुनियाद पर लोगों को, वो लोग जो वोट देते हैं वो इस बुनियाद पे नहीं देते कि उनकी कारकर्दगी क्या थी, वरना कम अज कम देखें कुदरती आफात जो है ना वो हर जगह आती हैं और उसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुदरती आफात आए और उसके बाद उसकी तलाफी के लिए या उसको मसले को हल करने के लिए कुदरत आपका साथ ना दे। कुदरत भी आपका साथ देती है, आप कोशिश भी करते हैं और चीजों को दूर किया जाता है। हम्म तमाम आपने दरियाओं के अंदर अपने घर बना लिए हों और अपने रेस्ट हाउस बना लिए हों एंजॉय के लिए, दरियाओं का मसनूई तरीके से रास्ता रोको हों। कराची से लेकर केपी तक में यही हुआ है। अब आपके और मेरे पास तो फुटेजेस बल्क में आती हैं क्योंकि हम मीडिया से वाबस्ता हैं। हम्म तो आपने देखा होगा कि किस तरह पूरे पूरे जो कि कंक्रीट पे बुनियाद पे होटल्स थे, वो हम्म चाहे वो केपी के हों या सिंध के हों, वो गिर गए, दरिया नजर हो गए, दरिया बुर्द हो गए। और सिर्फ जो है वो क्योंकि सिंध के अंदर एक करप्शन का राज है, तो वही किया गया। ये जिन लोगों को 50 रुपए मिल रहे हैं ना बिलाल भाई, हम्म अगर आप जाएं तो वो बेचारे 50 रुपए लेने के लिए जितने इन वडेरों के करीब आ गए, उन वडेरे साहब के जो आप देख रहे हैं वो उछल उछल के उनसे मांग रहे हैं। मतलब ये एक अफसोस और गम का आलम है कि यार वो 50-50 के लिए वो बेचारे उनके गिरद जमा हैं, उछल रहे हैं कि मुझे हमें दे दें, हमें दे दें। लेकिन ये 50 रुपए लेने वाले ये जो लोग हैं ना, ये इनके पास भी नहीं आ पाते। ये जमीनों पे बैठे होते हैं और ये कुर्सी पे बैठते हैं। ये सिंध में एक तबकाती निज़ाम ऐसा बना हुआ है, हम जब भी जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक कह लें या इसको उसने, कि हम जो हैं जब भी वहां जाते हैं और हमारी इन्हीं वडेरों के पास हमारी बैठक होती है, चीजें होती हैं, हमें बड़ा ताज्जुब भी होता है और जो दोस्त होते हैं उनसे बोलते भी हैं यार तुम्हें अजीब नहीं लगता। लेकिन उनका कहना है कि यार ये हमारे खानदानी वो है, अगर हम इनको बराबर में बिठाएंगे भी तो ये नीचे जाके बैठेंगे। गुलामी इस कदर जकड़ दी गई है कि जहन, अगर वो आप आजाद मुल्क में रहते हुए भी जो है वो जहनी तौर पर गुलाम है। तो अब आप जब इनकी फिक्र ये करें कि इनके जहन आजाद हों तो ये मसाइल हल होंगे। सिंध के लोगों में शऊर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि जो 50-50 रुपए दे के मेरे बहन भाइयों को जलील करने वाले लोग हैं, जो उनको कम समझ के अपने से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको आईना दिखाएगा। इस वक्त सैलाब ने जो है किसी को नहीं छोड़ा है और ये जो कुदरती आफात हैं ये हमारे लिए एक मैसेज होती हैं कि हम अपने आप को तब्दील कर लें। लेकिन ये ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जिनके पास पैसा है वो कराची शिफ्ट हो गए हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो इस अभी कैंपों के दर बदर ठोकरें खा रहे हैं।
पीपुल्स पार्टी इस वक्त एक सियासी जो है वो नया गेम खेलने जा रही है। मैं इस वक्त उसको, मैंने आज आपसे शायद डिस्कस भी किया था, लेकिन मैं उसको इस वक्त डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा, बस उसका एक हिंट दे रहा हूँ आबादकारी से मुताल्लिक। तो पीपुल्स पार्टी इस सूरत हाल में भी एक गेम खेलने जा रही है ताकि वो अपना मुस्तकबिल में कराची का वोट बैंक बढ़ा सकें। जब आपकी सूरत हाल और आपकी सियासी और अखलाकी हालत ये होगी तो यार आप 50 रुपए पे क्या रोना रोएंगे। ये जो तो हैं तालपुर साहब हैं, आपको पता ही है किस बड़ी सियासी शख्सियत के जो शौहर अजीज हैं है। और जी किस जी हैं, जो जी भी जी। हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो सैकड़ों गोट, जहां पे जो कि बुनियादी तौर पे गोट थे, हम्म। जो कि बहरिया की नजर हो गए, और वहां के जो मकीन है उनको आपने दरबदर कर दिया। ये तो वो लोग हैं, आप उनसे क्या तवक्को रखेंगे कि इनसे अखलाकियात की कि वो 50 रुपए दे रहे थे। वो तो इसको ही बहुत बड़ा एहसान समझेंगे बिलाल भाई। अच्छा अच्छा, एक और नई डेवलपमेंट हुई है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि तमाम मोबाइल फ़ोन जो कंपनियां हैं वो सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़ीरो बैलेंस के ऊपर भी जो कॉल की सहूलत है वो फराम करेंगे। इस सिलसिले में जो हुकूमत है उसने जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं या कंपनीज हैं उनको ये डायरेक्शंस दे दी हैं, लेकिन अब ये समझ से बाहर है कि अब कौन ये तय करेगा कि सैलाबी मुतासरीन का इलाका कौन सा है और वो कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे और वहाँ पर ये सहूलत फ़ौरन पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। या आपको पता है पेपर वर्क के अंदर तो 2-2 हफ्ते लग जाते हैं। हमारे यहाँ पहले ये डिसाइड होगा कि कौन सा इलाका आफत ज़दा है, फिर उसकी फिर उसकी समरी बनेगी, फिर उस पर साइन होंगे, फिर उसके बारे में सेलुलर कंपनियों के जाएंगे। एक लंबा चौड़ा काम है जो ये सारे के सारे मामला, और हम ये देखते हैं कि ये प्रेस रिलीजें जारी करने के लिए ये सारे इकदाम फौरी फौरी होते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें ऐसा नजर नहीं आता। बिल्कुल सही बात है बिलाल। और दूसरी बात यह है कि जहाँ सैलाब में मकान भी बह गए हैं, सड़कें भी बह गई हैं, सब चीजें बह गई हैं, वहाँ क्या टावर मौजूद हैं कि नहीं है? सबसे पहले बात तो और ये है। लोग और मोबाइल फोन भी नहीं होंगे, लोगों के पास मोबाइल फोन भी जाहिर नहीं है होंगे। मोबाइल फोन भी नहीं होंगे, चार्ज भी नहीं होंगे। अब तो ये कई दिन हो चुके हैं सैलाब को आए हुए, तो वो चार्जिंग कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? और बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है जहाँ तक ये सहूलत है, और अगर फौरी तौर पर दे दी जाती है तो कम अज कम इमरजेंसी में लोग जो है अगर फोन करना चाहते हैं और उनके पास बैलेंस नहीं है तो फोन तो कम अज कम कर सकते हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो है बहुत गंभीर, जैसा कि इसने अभी फारूक ने कहा है कि जो कुछ कर रहे हैं ना हुकूमत, जो कुछ कर रही है वो ठीक है। आप उसका शोर भी बहुत कर रहे हैं और मशहूरी भी बहुत कर रहे हैं, वेबसाइट्स पे भी लगा रहे हैं कि जी हमने इतना कर दिया और इतने लोगों को जो है शेल्टर दे दिया और इतना ये कर दिया। लेकिन जो मुतासिर हैं वो कई लाखों में है, और जिनको उन्होंने शेल्टर दिया है वो सिर्फ महज सैकड़ों में या चंद हजारों में है। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे भाई? बाकी लोगों को आप कैसे शेल्टर देंगे, कैसे देंगे, कहाँ पर जाएंगे? और पानी, सबसे पहली बात ये, जैसे फिलहाल मैंने कल भी कहा था, पानी और खाने की फौरी तौर पर अशद जरूरत है। पानी और खाना पहुंचाएं, हेलीकॉप्टर से पहुंचाएं, जिससे भी पहुंचाएं, पानी और खाना फौरी तौर पर पहुंचाना पड़ेगा, वरना जो है अमवात की तादाद बढ़ने का बहुत ज्यादा खदशा है। क्योंकि पानी अगर नहीं मिलेगा तो पानी, सैलाब का पानी पियेंगे और सैलाब का पानी पीने से जो है वो बीमारियां वहां पर फूट पड़ेंगी और बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार हो सकती है। वबाएं जो हैं वो वैसे ही सैलाब के बाद वबाएं फैलती हैं, और अगर पानी भी, साफ पानी भी मैसर ना हो तो इलाज भी मैसर नहीं होगा, पानी भी मैसर, डॉक्टर का तो वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है, और वहां पर इलाज भी नहीं होगा, पानी भी साफ नहीं होगा, तो अल हफीज अलमान पता नहीं क्या होगा वहां पर। और जो लोग जो है वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, अल्लाह ताला ही रहम करने वाला है। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रहम हो और उसके कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। दावे बहुत बड़े बड़े हैं, मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं, लेकिन जो 50-50 रुपए अगर वो कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, तो फिर इससे तो और गुस्सा आएगा अवाम के अंदर। कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे कोई रिलीफ मिलेगा जो है सैलाब मुतासरीन को जो है। और 50 रुपए में इसको वो क्या करेंगे? पानी में गिरे हुए हैं, वो 50 रुपए क्या खाएंगे? नोट खाएंगे क्या? क्या करेंगे वो नोटों का? अभी वो तो नोट नोट उनके लिए कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं है। उनको पानी की जरूरत है, उनको खाने की जरूरत है। वो वहाँ दुकानें नहीं खुली हुई जो 50 रुपए में जाके और जो है 50-50 रुपए अगर जमा भी कर लेंगे वो
तो 100 रुपए में जाके वो खाना खा लेंगे किसी होटल से, कोई होटल खुले हुए वहां पर क्या? क्या मजाक है ये, क्या मजाक बना के रखा है कि आप पैसे तकसीम कर रहे हैं, आपको वहां पर अजनास तकसीम करने हैं। इस वक्त पानी और खाना इस वक्त बहुत जरूरी है, लोग भूख से मर रहे हैं वहां पर खाना नहीं है, पानी नहीं है। तो एक तो ये चीज है, प्लस ये कि उनको जितने जल्दी हो सकता है करीबी तौर पर जहां पर भी शेल्टर आप लोग बना सकते हैं और बना रहे हैं, वहां पर शेल्टर बनाए और उनको वहां से पानी से निकाल के उनको शिफ्ट किया जाए। और ये किस तरह से करते हैं, बोट्स के जरिए करते हैं, बोट्स ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स के जरिए करते हैं, जो भी आप गवर्नमेंट है आप कर सकते हैं। आप लोग जो है वो गवर्नमेंट ही मीन्स इस्तेमाल करेगी, ये तो फिर और कौन करेगा? तो ये सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स इस्तेमाल करके उनको जो है वो रेस्क्यू करें, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है वो रेस्क्यू करें। अभी तक जो फिगर्स आ रही हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स है, वो तकरीबन 35 लाख है या 50 लाख के करीब जो है वो लोग मुतासर हुए हैं। और ये जो है वो तादाद बहुत कम है ऑफिशियली। और ये इतनी जल्दी जो है वो सर्वे कैसे हो जाते हैं और डिप्टी कमिश्नर से कैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं और डिप्टी कमिश्नर किस तरह से सर्वे कर रहे हैं, ये अपनी मेरी समझ से तो बालातर है। क्योंकि अभी तक जो है वो जो नुकसान का अंदाजा है वो तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो बारिश ही चल रही है और वहां पर आप जा ही नहीं सकते हैं। तो नुकसान का अंदाजा कैसे हो रहा है, किस तरह से रिपोर्टें तैयार हो रही हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, सिचुएशन बहुत, इस वक्त जो है ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन जो है वो बड़ा खतरनाक है। और इतना जो है हल्का लेने की इसको जरूरत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत को भी और जो NGOs हैं या जो इमदादी इदारे हैं, वो इमदादी इदारे जो है वो वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और उन्होंने काम अपने 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 जो है वो इमदादी इदारों ने अपने अंदरूनी हलकों में जो है वो अपीलें कर दी हैं कि जी फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाएं और इमदाद का सामान जो है वो लेकर जाएं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे खातिर खा इकदाम, जो देखें गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे। सिर्फ प्रेस रिलीज इशू हो रहे हैं और दावे हो रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया और वो कर दिया, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। तो अभी तक जो है वो लोगों को रेस्क्यू करें, उनको पानी पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं, पैसे वो नहीं खाएंगे, नोट नहीं खाएंगे, वो उनको खाना चाहिए, उनको पानी चाहिए। तो अभी खुदारा उनका ख्याल करें और जो मंतकी इस वक्त इक़दाम हैं उनको करें, बजाय इसके कि आप जो है वो सिर्फ कॉस्मेटिक मेजर्स लें। अच्छा, फारूक भाई, कराची तो वैसे ही ऑनरशिप का इशू है ना, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी अब जाहिर है कि पावर में नहीं है, यहाँ पर कोई पूछने वाला भी नहीं है, देखने वाला भी पहले नहीं था। बारिशों के बाद जो कराची शहर की हालत है वो किसी गोट से कम नहीं है, यानी कि आप इसको गोट ही समझें। और ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा गोट होगा, जिसकी अब सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम शहर में नहीं है, पीने का पानी का निज़ाम नहीं है, कुछ कोई चीज़ नहीं है। कि इलेक्ट्रिक को देख लें आप, लोड शेडिंग, कोई आपकी चेक एंड बैलेंस कहीं नजर नहीं आता। आपको पूरे शहर के ऊपर 4 करोड़ की आबादी का तकरीबन शहर होने वाला है। अब ये पूरी की पूरी जो सिंध हुकूमत की तवज्जो पहले ही इंटीरियर सिंध के माल के ऊपर या वहां पर थोड़े बहुत काम के ऊपर थी, अब तो मतलब पूरी की पूरी सिंध हुकूमत वहां चली गई है ना, अमली तौर के ऊपर उस सारे मैटर्स देख रही है। तो फिर कराची का क्या बनेगा? कराची में फिर ये सड़कें कौन बनाएगा? कराची में ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा? तो कराची वालों का क्या कसूर है? यहाँ की मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं है, यहाँ का जो मेयरशिप और दी मामला हैं वो भी कोई नहीं है, बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो रहे, तो फिर कराची वाले कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक ओवरऑल जो मैंने ताजरों के साथ हमारी गपशप रही है आज के दिन में, क्योंकि मैं एक प्रोटेस्ट मुहिम भी आज के लॉन्च किया हुआ हूँ और जो दीगर मेरी लोगों से राब्ते हुए हैं और कराची हाइट्स से वो भी राब्ते हुए हैं जो कि डोनर हैं बड़ी तादाद में और जो इमदादी कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये 2 या 3-4 महीने ना मैं कराची वालों के मुंह से कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। जब तक देखें कराची हर जगह का एक मिजाज है। मेरे और उनके अरमान भाई के मुश्तरका दोस्त हैं मुराद सोनी जी जी, वो ये कहते हैं कि जिस कदर दर्द मैंने, और बहुत जबरदस्त इमदादी काम करते हैं यहाँ से लेकर पूरे पाकिस्तान में, अरमान भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो इमदादी काम करते हैं और बिना किसी रंग नस्ल मजहब, मतलब मैं उनसे इम्प्रेस हूँ भाई। इस तरह के लोग अगर माशरे में हो तो होगा। कराची में कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए भी उनका बड़ा काम है। तो मुराद सोनी साहब कहते हैं जनाब, जो मैंने कराची के लोगों के अंदर दर्द देखा है वो कहीं नहीं देखा। जो कराची के लोगों के अंदर
अगर उनके पास 100 रुपए होते हैं तो वो उसमें से भी 50 रुपए निकाल कर अपने गरीब को दे देते हैं अगर वो सामने वाला उनसे मांगे। तो मुझे नहीं लगता कि कराची के लोगों को 2 या 3 महीने तक इस बात का एहसास भी होगा कि जनाब हमारे पास सहूलत नहीं है। इस वक्त सब सैलाब ज़दगान के गम में है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल बजा है कि जनाब कराची सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, और कराची का टैक्स जब इस कदर है तो फिर उसका क्या बेनिफिट है उनके शहरियों को। रियासत के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हम जो सिटीजन हैं, जो शहरी हैं, उनका रियासत के साथ एग्रीमेंट है कि भाई हम आपको टैक्स देते हैं, इसके बदले में आपने हमें सहूलियात देनी है। और रियासत ने हर एक का काम मुतय्यन है। रियासत में फौज का काम लड़ना है, इस काम की उनको तनख्वाह मिलती है, उस काम के लिए उनको बाद में तो खैर प्लॉट भी मिलने लगे, लेकिन असल जो उनकी उस हवाले से उनका काम मुतय्यन है कि उन्होंने लड़ना है। इसी तरह रियासत में सिविल ब्यूरोक्रेसी का काम है कि जनाब उन्होंने उमूर जो रियासत है उसको चलाना है। इसी तरह रियासत के अंदर टीचर का काम है कि उसने पढ़ाना है, और हर किसी का काम अपने अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लाइनमैन का काम लाइन खोलना है, जमेदार का काम सफाई करना है। अगर वो सफाई ना करे ना एक जमेदार आपकी गली की, तो आपको 1 महीने के बाद आपका वहां से गुजरना दुभर हो जाएगा, गंदगी के ढेर लग जाएंगे। हर शख्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कचरा उठाने वाला हो या सरहद पे बैठा हुआ शख्स हो। मैं और आप जो लोगों को आईना दिखाते हैं, इनका काम भी इंपॉर्टेंट है, और अदलिया का काम भी इंपॉर्टेंट है। तो रियासत और मेरा या शहर कराची के रहने वालों का जो रियासत के साथ एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अंदर वो टैक्सेस देते हैं, और सबसे ज्यादा टैक्सेस देते हैं। सिर्फ लियाकताबाद की मार्केट इतना टैक्स देती है जितनी इस्लामाबाद और पिंडी के लोग टैक्स नहीं देते हैं ओवरऑल। तो जब आप इतना टैक्स देते हो तो फिर आप पर रियासत का काम है कि वो आपको सड़क दे, आपको सिक्योरिटी दे, आपको मेडिसिन की सहूलत दे, यानी आपके जो अस्पताल हैं उनमें मसाइल ना हो, आपकी सड़कें साफ हो, आपकी गली में कचरा ना हो। ये सारे काम रियासत के करने के हैं, ये किसी एनजीओ के करने के नहीं हैं। ताहम अभी तो वो फील्ड है, और अभी आपको आइंदा 6 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने माजी में सियासत पीपल्स पार्टी की देखी है, पीपल्स पार्टी में आइंदा 6 महीने में भी किसी ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक भी बात करेगा ना, तो पीपल्स पार्टी ने आगे से लसानी रंग रोना है, दे देना है इस मामले को। और आज मैं उधर था जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट में, जो कि इलेक्शन कमीशन के बाहर हुआ, और उस पे हाफिज नईम उर रहमान ने बात की, और मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। साल 2010-2011 में हम जब वहां पे सैलाब को कवर करने गए थे, तो हमने अगर कोई एनजीओ सबसे ज्यादा फाल देखी थी तो वो अल-खिदमत ऑर्गेनाइजेशन थी। मैंने सही नाम लिया ना, अल-खिदमत ऑर्गेनाइजेशन थी। और दूसरी जो सबसे ज्यादा फाल थी वो थी फलाह इंसानियत, आई थिंक ये हाफिज साहब थी। तो उसके बाद इस साल आपका वजीर आला से पहले सिराजुल हक पहुंचा है, जो जमात इस्लामी का अमीर है। इसी तरह अल-खिदमत हर जगह काम कर रही है। आज मेरी रेड क्रॉस के एक हैं फवाद साहब, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि सिंध के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा फाल और आपको जो एक्टिव लग रहा है, तो उन्होंने बोला देखिए सिंध के अंदर जो फालियत है इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस वो किसी की भी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की तो बिल्कुल ही नहीं है। उनके लोग वहां पे जरूर मौजूद हैं, लेकिन वो रोना यही रो रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ट्रेन का सिस्टम आपका तबाह बर्बाद हो गया है, आपकी पटरियों पे पानी आ गया है, वहां पे नहीं चल पा रहे, जो चला रहे हैं तो उसमें ही मसाइल हो रहे हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन और दीगर हर चीज तबाह है, तो उसमें भी अगर कोई काम कर रहा है तो अल-खिदमत कर रही है। और इसी तरह जो कुछ एक और एक तंजीम का नाम लिया जो कि पहले फलाह इंसानियत के नाम से आई थिंक काम करती थी, अब किसी और नाम से काम कर रही है। तो उन्होंने कहा ये 2 लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा सफाल नेटवर्क अल-खिदमत का है। तो मैं तो ये कहता हूं, अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं। अच्छा, एक और एक उन्होंने एनजीओ का तस्करा किया, और लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही काम कर रही है। मैं उसका नाम नहीं ले रहा, ये ना हो कि उनको मुनासिब बात हो। ठीक है, ठीक है। मैंने तो बोला यार वो क्या कर रहे हैं, उनका वो तो हर आधा घंटे बाद मुझे नजर आते हैं वो किसी सोशल मीडिया पोस्ट में। बोले यार वो सिर्फ पोस्टों पर ही है, हमने ना उनको बलूचिस्तान में देखा है, बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं देखा है, और सिंध में भी हमने उनको उस तरह फाल नहीं देखा। ये हैदराबाद के आगे, ये नूरियाबाद पे आपको 4-5 लोग नजर आ जाएंगे,
और वो हुटर और वो बजाते हैं, उससे आगे कुछ भी नहीं है। खैर, तो उन्होंने बताया कि अलखदमत बहुत फाल है और जो दूसरी है वो फाल है। तो मैंने उनसे बोला कि रेड क्रॉस या दीगर, तो कह रहे हैं यार रेड क्रॉस या दीगर जो एनजीओ अगर कोई काम करेंगी जो आलमी है तो उनको भी अलखदमत या इन लोगों की ही मदद लेनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि इस वक्त वो रेड क्रॉस के नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने बताया कि जो केपी और दीगर जगहों पे भी अलखदमत काम कर रही है और पाक फौज जो है वो भी उसकी मदद ले रही है अलखदमत की डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर कामों में। आसिफ महमूद साहब हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमकार भी हैं, अच्छा कॉलम लिखते हैं। उन्होंने तो ये डिमांड की है कि इस वक्त कोई इस तरह की एक नई वजारत तश्कील दी जाए और खिदमत को उसका फंड दिया जाए और वो गवर्नमेंट के को मतलब वो हिसाब किताब दें और वो उनके जरिए काम कर लें, क्योंकि इनकी ट्रांसपेरेंसी है, इनकी ऑडिट रिपोर्ट है और गवर्नमेंट पे जो है वो एतमाद खत्म हो गया है। अच्छा, उन्होंने सिंध हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने ओवरऑल बात की है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये बात बोली है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप ये देखें, ये आया है जिनका इन्होंने नाम लिए ना शुरू की दो, ये दोनों वहां पर हैं, काम कर रही हैं। सैलानी इस तरह एक्टिव नहीं हुई है, जैसे एडिट्स ने कहा है ना, एच एडिट्स ने, तो सैलानी इस वक्त वहां पर इस कदर एक्टिव नहीं है, लेकिन सैलानी भी काम कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो मुझे ये लग रहा है जो सूरत हाल है, जो पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 2010-2011 जो कि से थोड़ा सा मिलता जुलता सिलसिला वो सैलाब था, उसमें जिस तरह उसके 3-4 साल बाद गंदुम के जखायर में आपको कीड़ा लगा और उसके बाद उसका इल्म हुआ लोगों को कि भाई इसमें कीड़ा लग गया है और वो जखायर के जखायर गायब हुए थे, तो पता चला कि वो बटे नहीं थे बल्कि वो ये यहाँ पे ये काम हुआ था कि उनको जखीरा कर लिया गया था और बाद में बेचा जा रहा था। तो अगर ऐसे सूरत हाल रही है तो फिर भाई आप किसी एनजीओ से काम करवा लें, आलमी बैंक को भी चाहिए और किसी एनजीओ को दे। अरमान भाई, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा से जो मुलाकात हुई है डेलीगेशन से कि जी आप मदद कीजिए, फंडिंग कीजिए, ये तो अब सारा की सारा देखे ना, मैं थर गया। मैं आपको एक दो मिसालें बताता हूँ। थर के अंदर इस वक्त ऑडियंस आप भी सुने फारूक भाई और अरमान भाई, आपके लिए भी, अभी पिछले महीने की बात है, 2-3 महीने पहले मैं थर चला गया था, दो दिन के लिए रहकर आया हूँ वहां पर जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने वहां पर उन हॉस्पिटल्स जो सरकारी या निजी हैं, उनको सब ने जो है उसके अंदर जो फंडिंग है बेसिकली वो किसी न किसी एनजीओ की है। उन्होंने डिपार्टमेंट गोद लिए हुए हैं, किसी ने वेंटिलेटर डिपार्टमेंट गोद लिया हुआ है, किसी ने बच्चों का जो वार्ड है वो गोद लिया हुआ है, किसी ने कोई और चीज नर्सरी गोद ली हुई है, और हर जो एनजीओ है उसने वो गोद लेकर वो चला रही है। और सरकार सिर्फ और सिर्फ वहां बैठकर उसके मुलाजमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं और आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, बस ये मैटर है। और आप जब जाएंगे, विजिट करेंगे, तो मिट्टी और उमरकोट के अस्पताल आपको बेहतरीन मिलेंगे। वो सरकारी मुलाजमीन और डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे कि देखिए वाह वाह क्या शानदार हॉस्पिटल्स हैं, क्या शानदार काम हो रहा है, आए हम आपको विजिट कराते हैं। लेकिन जब आप वार्ड में जाएंगे तो पता चलेगा कि वो तख्तियां लगी हुई हैं हर वार्ड के अंदर कि ये हमने डोनेट किया हुआ है, ये सुपरविजन हम ये कर रहे हैं, हम इस वार्ड की सुपरविजन हम कर रहे हैं, और वो सारा की सारा प्राइवेटाइजेशन है। यानी कि जितनी एनजीओज हैं, अल खिदमत है, दीगर एनजीओज हैं, यूएस अमेरिका, दुआ फाउंडेशन वहां पे वेंटिलेटर चला रही है, जो मुझे मैं लास्ट टाइम दुआ फाउंडेशन भी है। इसके अलावा बहुत सारी और अमेरिका बेस वो पाकिस्तानी जो अमेरिका मुंतकिल हुए और वहां से अब वो फंडिंग करते हैं, मैं एक दो का नाम भूल रहा हूँ, वहां पर उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा, जहां आपको नलके मिलेंगे वहां पता चलेगा कि आपको वहां पर कोई एनजीओ है, जहां आपको पानी का कोई जरखायर मिलेंगे छोटे से, पता चलेगा एनजीओ ने काम किया है। आपको कोई और घरों का सिस्टम मिलेगा, चार दीवारी मिलेगी, पता चलेगा वो एनजीओ ने किया है। जब आप पूछते हैं कि यार यहाँ 33 अरब रुपए से थरपारकर के अंदर 33 अरब रुपए से वहां क्या लगाए गए थे, प्लांट लगाए गए थे ना, आरओ प्लांट्स लगाए गए थे। मुझे एक साहब ने बताया, मैं वहां गया तो मुझे एक साहब ने इशारा करके बताया कि ये एक जगह है, यहाँ पर एक आरओ प्लांट लगा था, जरदारी साहब ने जिस दिन इफ्तिताह करना था उस दिन वो चला, बस उसके बाद वो आरओ प्लांट नहीं चला। और आप पूरे सिंध के अंदर चले जाएं, आपको 33 अरब रुपए का कोई आरओ प्लांट नजर नहीं आएगा। आपको मुख्तलिफ किस्म की जो एनजीओज हैं उनकी फंडिंग भी नजर आएगी और उनके काम भी और उनके प्रोजेक्ट्स भी चलते नजर आएंगे। अरमान भाई, ये सिचुएशन जब आपकी होगी तो फिर आप भीख मांग रहे होंगे अक़वाम मुत्तहिदा से, तो अक़वाम मुत्तहिदा वाले आपको पैसे दे भी देंगे
तो आपने लगाने तो नीचे नहीं है। वो देखिए ना, वो सारे लड़ रहे हैं आपस में, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, और मुख्तियार कार के फंडिंग हमें हमारे हवाले करें, और वो आपके पास वीडियोज आ रही हैं कि कंबल जा रहे हैं, अजनास जा रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर, मुख्तियार कार या पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं वो सारा ले रहे हैं। अभी शर्जील मेमन के गांव की जो वीडियो आई है कि केले के बागात उनके जो है वो, उनका पानी जो है वो किसी और में डाल दिया गया। तलबा फरियाल साहिबा का जो जो जरी जमीन थी उसमें पानी जाने के बजाय जो है वो गोट में डाल दिया, एक शहर को उसमें डबो दिया गया। ये क्या सिचुएशन है? ये क्या होगा फिर ऐसे? तो अपनी अपनी जमीनें बचा रहे हैं, या शेख अपनी अपनी देख, बस वही हो रहा है। अपनी अपनी जमीनें बचा रहे हैं, और बाकी जो है वो लोग जाएं अब ऐसे तैसी में, उनके उनको क्या फर्क पड़ता है। और उनको पता है वोट तो वहीं से मिलना है, सिंध से जो है वोट उनको मिलना है, पूरा सिंध जो है वो उन्हीं को वोट देगा। भुट्टो जो है वो अभी तो जिंदा है, भुट्टो नहीं मरेगा, आवाम मरते रहेंगे। वीडियोस भी आ रही हैं पानी के अंदर, सैलाब में, पानी में चारपाई पे मैयत रख के जो है वो लोग लेके जा रहे हैं, और वो जो है वो कह रहे, एहतजाज कर रहे हैं वहां पर कि सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, लेकिन भुट्टो जिंदा रहेगा। तो ये सूरत अच्छा, हाल एक इस मैं वक्त वहां आपको पर बड़ा है। मजे का बात है, जी जी। अगर अरमान भाई की बात कंप्लीट हो गई है तो जी जी मद्दे अदब हो जाएगा ना। नहीं नहीं, आपका जी जी। वजदान होता है तो वजदान में आते हैं, आप फौरन कह दिया करें। नहीं ना ना ना, वजदान वजदान नहीं गई। वो यार वो मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प बात बताता हूँ। यहाँ के कराची के साबिक सिटी नाज़िम थे नेमतुल्लाह खान साहब। ये जी बड़ी जी। अच्छी हस्ती थे, और ये ऐसे थे कि जिनसे डॉक्टर फारूक सत्तार से लेकर डॉक्टर सलीम शहजाद, जो कि उनके शदीद तरीन मुखालिफ थे, और इसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर, ये सारे इनके फैन क्लब में थे। मतलब लोग इनको पसंद करते थे, और उन्होंने बड़ा कराची के लिए काम किया। ये जो है ना, इनके हवाले से एक अब्दुल गनी बजीर हैं, हमारे जंग के रिपोर्टर हैं वहाँ पे। हाँ और जी इसके जी साथ जी साथ जी एक हैं सज्जाद हैदर दारा हैं, जी डेंगी जी। के हाँ अंदर उनको हाँ। बड़ा काम है, सज्जाद हैदर दारा साहब का। इन दो लोगों के मुंह से मैंने बात सुनी थी कि जनाब, इन्होंने जब ये अलखदमत के भी हेड रहे हैं, तो ये जब थर गए थे तो उन्होंने ये बताते थे कि जनाब यहाँ आप कुआं खोदें, और उस जगह कुआं खोदा जाता था तो वहाँ पानी मीठा आता था। उनका इंतकाल हो गया नेमतुल्लाह खान साहब का, ये उनके हवाले से मंसूब है बात कि वो जहाँ कहते थे उस कुएं पे अगर पानी वहां पे कुआं खोदा जाता था तो जनाब वहां पर मीठा पानी निकलता था। अच्छा, आप जब हम्म। थर के हवाले से, कामों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं एक नाम चाहता हूँ कि उनका नाम सामने आए। डॉक्टर फैयाज आलम, जी जी। बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। और थर के अंदर आई थिंक जैतून भी उन्होंने लगा दिया है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर फैयाज आलम। मैं जब भी थर के हवाले से कोई बात करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उनका नाम सामने है। ऐसे लोगों को कम से कम हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो हम अप्रिशिएट तो करें। तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। सही बात अरमान यार। भाई, अरमान भाई, ये सबर जहां का टैक्स है कि बिलाल इतना सब होने के बावजूद भी जरदारी को माइनस क्यों नहीं किया जा रहा? कराची से अल्ताफ हुसैन को तो आपने माइनस करने की कोशिश कर ली है या माइनस कर दिया है अरमान भाई, लेकिन ये जो सिंध का हाल है मजमूई तौर के ऊपर, इसमें ये जो लोग सवाल कर रहे हैं, फिर ये सवाल बनता है लोगों का करना। क्या कहेंगे आप? भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि सवाल तो बनता है ये करना। और भुट्टो भी जो है वो जिंदा है। भुट्टो जब तक, कहते हैं लोग, कुछ कहते हैं कि जब भुट्टो जब तक जिंदा रहेगा तो वो लोग मरते रहेंगे। लेकिन भाई हर इलेक्शन में इनको वोट कैसे पड़ जाते हैं। लोग वहां क्यों कहते हैं कि यार वोट तो पीपी का, वोट तो हम जो है वो तो पीपी को देंगे, हम वोट तो भुट्टो को देंगे। तो भाई आप जब मर रहे हो, आपको खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, आपको जो है वो कपड़े नहीं मिल रहे, लगती नहीं। पीपुल्स पार्टी का नारा क्या है? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो था, जिन्होंने पीपुल्स पार्टी बनाई थी, उनका नारा क्या था? रोटी कपड़ा और मकान। आज तक रोटी जी कपड़ा जी। और मकान नहीं मिला। छीन जो लिया बेसिक, मजीद, जो जो था वो मजीद भी छीन छीन रहे लिया। हैं। तो भाई क्यों वोट देते हो? क्यों आती है पीपुल्स पार्टी? जब रोना रोना है तो पीपुल्स पार्टी को वोट क्यों देते हो? सबसे बड़ा ये मसला तो ये है कराची, ना कि वोट। नहीं नहीं, कराची वाले तो नहीं देते। भाई कराची वाले दें या ना दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? कराची में देखो उनका कोई स्टेक ही नहीं है। कराची के लिए वो काम कौन सा करते हैं? सारा काम, और काम वो अंदरूनी सिंध के लिए भी नहीं करते। मजे की बात तो ये है कि काम तो वो कहीं नहीं करते। अभी आपने कहा 33 अरब रुपए के आरओ प्लांट लगाए उन्होंने। एक आरओ प्लांट लगाया जहां पर जो है वो इफ्तिताह करना था, और वो भी एक ही दिन चला जिस दिन इफ्तिताह करना था, उसके बाद चला ही नहीं। तो ये तो हाल है वहां का। भाई आप वोट क्यों दे रहे हो उनको?
पूरे सिंध से ज्यादातर अक्सरियत में पीपल्स पार्टी जीत के आती है, पीपल्स पार्टी की नशिस्तें होती हैं ज्यादा, तभी तो वो हुकूमत बना रहे हैं। तो आप हुकूमत बनाने देते हो उनको, आप हुकूमत बनाने देते हो उनको, आप उनको वोट देते हो, आप उनको सर पे बिठाते हो, और उसके बाद जब कुछ हो जाता है तो फिर रोते हो। तो ये भी बात समझ में अच्छा, नहीं आती। देखिए, ये जी जो बात है ना, ये मुझे समझ में आती है। बताएं। जो कैसे? अरमान भाई कह रहे हैं ना, देखिए अरमान भी, जो मुझे लगता है ना, आपकी बात, आपका, देख, जाहिर बात है, हम लोग सारे क्योंकि चीजों को समझते हैं तो जज्बाती हो जाते हैं। अरमान भाई, लोगों को ना आपने जबान की बुनियाद पर और आपने मुख्तलिफ छोटे छोटे मसाइल की बुनियाद पर तकसीम कर दिया है। मैं जब भी अंदरून शहर में गया, अंदरून सूबे में गया और टंडो अलायार में गया, मैं वहां पर आगे टंडो जाम में गया, मैं कश्मीर में गया, मैं सक्कर में गया, मैंने हर जगह देखा बरादरी सिस्टम है। आपको बताऊं, वहां पर जो आप बिलाल ये को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो ये आते हैं, सरदार साहब, क्या नाम है इनका, जो इस वक्त कायम मुकाम गवर्नर हैं। हम्म। देखें कितना बदकिस्मत, सुबह कितना अरसा हो गया गवर्नर ही नहीं, कायम मुकाम गवर्नर चल रहा है। तो गवर्नर साहब जो हैं, क्या नाम है यार इनका, दुरानी अच्छा, साहब। बात कर आगा सिराज दुरानी की बात कर रहे हैं आप? आगा सिराज दुरानी, जनाब आगा अच्छा, इस पे सिराज ही बात दुरानी। करेंगे। इस पे ही बात करेंगे, क्या बाबर खान गौरी अगले गवर्नर बन रहे हैं या नहीं बन रहे? नाज़रीन, अरमान भाई और वुजदान से, फारूक समी से ये पूछेंगे, लेकिन चलें आप कंप्लीट करें पहले वाली बात। देखिए नहीं नहीं, ये आप, बात आप बताइएगा, आपको ज्यादा पता है। नहीं नहीं, जी फारूक भाई पहले कंटिन्यू करें आप। कह रहा हूँ, आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं, आगा सिराज दुरानी साहब कितना अरसे से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन जरा सी कोई वेव आती है तो आगा सिराज दुरानी को वहां पे गालियां दी जाती हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर के आदमी है ना, लेकिन जो वहां पे रेसिज्म है वो इस कदर ज्यादा है, मतलब हर आबादी के अलावा हवाले से अलहदा रेसिज्म है। और इसी तरह वहां पर हर मसलक के हवाले से है, बरादरियों के अंदर बरादरी की तकसीम है, और उनके जो बड़े हैं उन्होंने तय कर लेना है, और उसके बाद आपने वोट देना है, ना नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप आज़ादी सहाफत की बात करते हैं, जो हमारे इंटीरियर के दोस्त हैं वो बताते हैं कि वहां पर सहाफत का जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। हम जो पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुन लेती है, तो दुरुस्त है, वो बहुत ज्यादा सुन लेती है, लेकिन वो सिर्फ कराची में ही बहुत ज्यादा सुन लेती है। अब जाके बात करें तो देना पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो मुकामी वडेरा ही आपके लिए काफी होता है। वहां पे बस तरीकेकार पीपल्स पार्टी का ये है कि पहले जनाब कुछ दे दिला के मामला करने की कोशिश की जाती है, फिर थोड़ा सा धमकाया जाता है, दो चार केसेस बनाए जाते हैं, फिर आखिरी तो हरबा वही होता है जो यहाँ पे होता ही है ऐसे पाकिस्तान ही है। में। तो जो आपने उनको नाजिम जो डिवाइड इतना कर दिया है, और बाकी फिर आपने उनके अंदर एक और एक चीज छोड़ दी है, कौम परस्ती। और कौम परस्ती के नाम पर एक अलहदगी से मुतालिक आपने उनको भी ये हाथ रखा हुआ है कि कौम परस्तों को, कि अगर हम नहीं होंगे, अगर हम पीपल्स पार्टी वाले नहीं हुए तो तुम लोग कहीं के भी नहीं रहोगे, इस पूरे हम्म। सिंध पर पंजाब कब्जा कर लेगा और तुम लोग गए काम से। तो ये आपने हम्म। इतने ज्यादा खौफ डाल दिए उन पर। और हर वक्त अगर आप किसी भी इस तरह के किसी फर्द से बात करेंगे तो वो आपको हमेशा जो है ना वो गम में नजर आएगा, वो आगे बढ़ने की बात ही नहीं करेगा, वो बदीन को कराची बनाने की बात नहीं करेगा, वो ठट्टा को कराची बनाने की बात नहीं करेगा, वो किसी भी, क्योंकि वो तो कराची से। नहीं नहीं, सुने 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 फारूक भाई, ये तो आपने जो बात की ना ऑडियंस, मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद अपनी जुबान से ये बात, बस अब मैं नाम नहीं बता रहा, कुछ दोस्त हैं हमारे सहाफी हैं, वो कहते हैं कि अगर बदीन की ये हालत है तो कराची क्यों खुशहाल है। वो कहते हैं लाड़काना की सड़कें ऐसी हैं तो कराची की सड़कें ऐसी क्यों हैं। वो कहते हैं हैदराबाद या ठट्टा की जमीन ऐसी है तो कराची वाले ऐसे क्यों रह रहे हैं, वो तो कराची सिंध का हिस्सा है, तो लिहाजा कराची तरक्की क्यों करे, या कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों हो तो पूरे सूबे के अंदर हो, वरना नहीं हो। ये तो सोच डेवलपमेंट हो रही है लोगों की। ऐसी मसला है, तो ये बुनियादी तौर पे ये सोच डेवलप की गई है। तो जब आप ये सोच डेवलप कर देते हैं तो फिर आपको हर चीज होती है। कहते हैं कि जब भी आपको तरक्की करनी होती है तो आपको वसी क़ल्ब होना चाहिए, आपको दूरअंदेश होना चाहिए, और बहुत ज्यादा आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। तो आप बर्दाश्त नहीं, आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं। और अगर जो कराची की तरक्की है ना, ये कराची की तरक्की की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर आपको हर चीज मिल जाएगी,
हर किस्म के लोग मिल जाएंगे काम करने वाले। और जैसे अगर आपको कभी गड्ढे खोदने हैं तो आपको जो पश्तून भाई जिस तरह के मेहनती हैं वो आपको नहीं मिलते, मुश्किल होता है भाई, ये भी एक काम में फन है। तो इसी तरह आपको हर तरह की होती है, जहाँ पे ज्यादा होती है। हर मेट्रोपॉलिटन सिटी की ये खासियत होती है कि वहाँ पे एक से जायद किस्म के लोग होते हैं और वो अपना अपना उसमें ना एफर्ट डाल रहे होते हैं। काम अब हम इस हवाले से मैं ज्यादा नहीं करना चाह रहा कि बात किसी और तरफ ना निकल जाए। आप बाबर गौरी के हवाले से हमें खबर देने पे तैयार हैं, जरा दे दें। नहीं नहीं, मैंने तो ये अरमान भाई से पूछना है कि देखिए ना, एक प्रॉब्लम तो ये है ना कि माजी के अंदर ये हमेशा से रहा कि शहरी सिंध के पास जो है वो गवर्नरशिप होती है, भले से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, और जो वजारत आला है वो दही सिंध के पास होती है, ठीक है, भले से कोई भी हो। ये आप जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ के दौर में देख लीजिए, आप डॉक्टर इशरतुल इबाद को बनाया गया, और वहाँ जो उस वक्त के जो वजीर आला थे गुलाम अरबाब रहीम, वो अंदरून सिंध की नुमाइंदगी बीइंग वजीर आला कर रहे थे। फिर अब आपने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में आई तो डॉक्टर इशरतुल इबाद एक तवील अरसे तक चले। फिर उसके बाद अगर नून लीग ने भी अगर अपना गवर्नर बनाया तो वो शहरी सिंध से, यानी कि कराची से मोहम्मद जुबैर का ताल्लुक, भले से वो उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, लेकिन बेसिकली वो कराची ही के रहने वाले, उनके वालिद भी और भाई भी, असद उमर भी कराची में उनके घर हैं, तो उन्होंने यहाँ बनाया। अब ये एक तवील अरसा हो गया है कि गवर्नर नहीं है। गवर्नर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो कराची की एक ऐसी नुमाइंदगी चले हुकूमती या एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर नहीं हो पा रही थी, तो गवर्नर कम से कम, या इमरान इस्माइल का ताल्लुक भी कराची से था, तो वो कराची के मामलात में संजीदगी, या चले वफाक के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वहां से कराची वालों को थोड़ा बहुत सही, जितना भी सही रिलीफ था। अब तो ना कराची के लिए कोई नुमाइंदा है उनका। एमक्यूएम पाकिस्तान का हाल ये है कि वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, और पीपल्स पार्टी का हाल ये है कि वो कहती है कि जी हमने क्या कहा, हमें जब वोट ही नहीं मिलता कराची से तो हमने क्या करना है। तो अरमान भाई, ऐसी सिचुएशन में अब ये बाबर गौरी आए थे और हमने ये सुना था कि चले ठीक है जी वो अब गवर्नर बन जाएंगे। ठीक है, आप उसकी उनकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ करें, ठीक है, उनके अपने मामलात भी बड़े अच्छे हों या ना हो, लेकिन क्या बना है, क्या कुछ खबर है कुछ इस तरह की चीज के कम से कम गवर्नर तो लग जाए कराची वालों का? फिलहाल सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नसरीन जलील साहिबा हैं उनकी समरी गई हुई है, और उनकी समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास पड़ी हुई है पेंडिंग में। वो उसकी जो है वो जहाँ बाबा जी जो है वो अप्रूवल करते हैं, तो वो बाबा जी की अप्रूवल नहीं हुई है, और वो अप्रूवल की वजह से रिकॉर्ड लगा रहे अब आपने बता ही दिया कि बाबा जी नहीं कौन है, नहीं नहीं नहीं, ये आप अरमान भाई आपको नई इस्तेलाह इस्तेमाल करें, ये फारूक भाई की इस्तेलाह है, और आप ये इस्तेलाह आप अपनी चेंज करें आप। नहीं, अब पूरे चैनल की इस तरह यही होनी चाहिए, हमारे पूरे चैनल अच्छा की इस तरह यही हो गई। अच्छा, चलें जी बाबा जी। अच्छा, तो तो बाबा फिर जी, बताएं आगे। अब बाबा जी जो है वो लेके बैठे हुए हैं, और वो जो है वो उसको अप्रूवल नहीं कर रहे हैं। नसरीन जलील को अगर अप्रूवल कर दी जाती तो वो अब तक जो है वो गवर्नर हो चुकी होती, क्योंकि उन्होंने उनके नाम से एक लेटर लिखा गया था जब वो यहाँ अपोजिशन में थी, तो एक लेटर लिखा गया था जो इंडियन हाई कमीशन के नाम था। वो कहती है कि जी हम वो ऑफिस से गलती हुई थी और ऑफिस में जो है वो किया था, और इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जो भी मामलात हैं तो उसमें जो है वो अब तक उनकी अप्रूवल नहीं हुई है, इस वजह से वो मामला अंदर की अटका हुआ है, लटक अंदर रहा है। अंदर की खबर बताऊं फारूक भाई, हाँ आपको ही हाँ, बताओगे? अंदर की ऐसे नहीं है, हवा में नहीं है, बताएं फारूक भाई, बताएं हमें कुछ नहीं पता, भाई। सब आपको पता। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता, आप बोलना नहीं चाह रहे, हालांकि आप बाबा जी का मामले पे कभी खामोश हो जाते हैं, कभी वुजदानी कैफियत में आ जाते हैं। भाई मामला ये है कि जिन लोगों ने एमक्यूएम के ऊपर हाथ रखा तो उन्होंने ये तय किया था कि आमिर खान को गवर्नर सिंध बनवाएंगे। आमिर खान के गवर्नर सिंध बनने से ये होगा फर्क कि एक तो वो थोड़े से जज्बाती भी हैं, जोशीला अंदाज है उनका, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक टफ टाइम दे देंगे, और उस टफ टाइम की वजह से जो शहरी सिंध की सियासत है वो वापस आ जाएगी। और जो भी जलसे जुलूस होंगे, जैसे कि अभी आमिर खान ने अभी किसी इजलास में ये कहा कि एक जमाना था जब हम कहते थे शहर बंद तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। तो
लेकिन यहाँ एक मामला ये हुआ कि आमिर खान गवर्नर क्यों नहीं बन सके। उसकी बुनियादी रीजन ये बनी कि फेडरल सतह के ऊपर गवर्नमेंट चेंज हो गई इमरान खान से, और पीपल्स पार्टी ने यहाँ जो आमिर खान के एंटी जो ग्रुप था एमक्यूएम का, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बड़ी अच्छी लॉबिंग है उनकी, और अभी भी असर रसूख उसी का है। और हम ये बात कर रहे होते हैं तो धड़ेबंदी का हिस्सा है, बिल्कुल जी। और बाकायदा जो हमारे पास इख्तलाफात की सारी चीजें आती हैं वो भी इसको कंफर्म करती हैं। उस ग्रुप ने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा कि जी आमिर खान को किसी सूरत में गवर्नर नहीं बनना चाहिए, और ये बात की गई शहबाज शरीफ को, और उसमें वहां पर जो नाम गए थे, अब जाहिर है कि आपने अगर किसी ने तय किया हुआ है कि किसी एक को गवर्नर बनाना है और सीएम पीएम को ये कह दे कि यार इसको नहीं और इसको बना दें, तो डेफिनेटली उन्होंने तो एतराज लगाना है ना। बेसिकली वो एतराज है, मेरे ख्याल है कि इतना नहीं है स्ट्रॉन्ग। वो सिर्फ एक कंट्री इंडियन एम्बेसी को नहीं लिखा गया था, वो शायद मेरे ख्याल है कि 48 या 50 कंट्रीज थे, उन सबको वो लेटर लिखे गए थे। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि सिर्फ नसरीन जलील साहिबा ही क्यों, नसरीन जलील साहिबा के साथ साथ अभी ये जो पूरी की पूरी जो लॉट है या लीडरशिप है एमक्यूएम पाकिस्तान की बहादराबाद की, ये भी तो उस पूरी एक्टिविटीज में शामिल थी ना माजी में, जो 22 अगस्त से पहले 2016 से पहले की जो एक्टिविटीज थी। तो अगर आपने सिंगल आउट करना है तो फिर नसरीन जलील साहिबा को क्यों, फिर तो आपको सबको सिंगल आउट करना है और सबके साथ ये बिहेव करना है, लेकिन आप सिर्फ उनके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखिए, अब एक उनके ऊपर ऑब्जेक्शन का ताल्लुक ये है कि जो फारूक भाई के बाबा जी हैं, वो चाहते हैं कि एक XYZ को वहां पर गवर्नर लगाया जाए या अदरवाइज फिर किसी को नहीं लगाया जाए। और अभी ये जो बाबर खान गौरी आए थे, इसमें कुछ लोगों ने कोशिश की कि जी अमेरिका के अंदर, और फारूक भाई को सब पता है, फारूक भाई मतलब अब ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उनको नींद आ रही है और कुछ पता नहीं है उनको। हालांकि सब पता है इनको कि अमेरिका में कहाँ मुलाकातें हुई थी, और कहाँ से फिर अमेरिका से कुछ लोग दुबई पहुंचे थे, फिर दुबई में साबिक जो गवर्नर सिंध थे डॉक्टर इशरतुल इबाद, उनसे मुलाकातें हुई, फिर पीएसपी से जो नाराज होकर जा चुके हैं उनसे मुलाकातें हुई, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन की जो लीडरशिप थी जो अभी उनके साथ नहीं है, मतलब घरों पे बैठे हैं या अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, उन सब ने ये तय किया कि जी कराची में 4 करोड़ की आबादी है, ज्यादातर महाजिर आबाद हैं, और अगर कराची की सियासत खत्म हो जाएगी और कराची की नुमाइंदगी किसी हर एक प्लेटफॉर्म से गायब हो जाएगी तो कराची वाले बड़ा सफर करेंगे, बड़े मुश्किल में आ जाएंगे। तो वो उन्होंने ये कोशिश की एक्सरसाइज की जी वो आते हैं कराची में और नई सियासी बसात बिछाकर और सारी चीजें करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी हालात जो थे वो साजगार नहीं थे। और फारूक भाई के जो बाबा जी हैं, उनके बाबा जी के जो छोटे छोटे मतलब लोग थे या साहबजादे थे, उन्होंने फिलहाल एक आध ने कोई हाथ, चीले थे या मौक्कल थे जो बाबा जी के, उन्होंने एक आध ने किसी ने हाथ भी रखा हुआ था और पूरा यहाँ इंतजाम भी किया, लेकर भी आए। फिर पता चला कि जी जो मौक्कल से बड़ा कोई मौक्कल था तो उसने कहा नहीं, नो अभी नहीं, अभी कोई वक्त नहीं है। लेकिन ये सारी सिचुएशन में देखिए, एमक्यूएम की सियासत से मुझे इख्तलाफ रहा माजी में, और शायद अब भी अगर उसी तरीके से सियासत एमक्यूएम करे जो माजी के अंदर, तो हमें मुस्तकबिल के अंदर भी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जो हाल कराची शहर का इस वक्त हो चुका है, ये शहरी सिंध का हो चुका है, मेरा ख्याल है कि जी माजी के अंदर हमने नहीं देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, कोई पुरसहान नहीं है ना। जो आपके पास जो है वो इस वक्त ऑडियंस के इस शहर के अंदर जो सनती इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा टैक्स आता है अरमान भाई, वो कुरंगी इंडस्ट्री एरिया है, वो आपका बल्दिया की तरफ इंडस्ट्री एरिया है, वो कुरंगी इंडस्ट्री, इधर आपका लांडी की तरफ चले जाएं, न्यू कराची चले जाएं, और ये जो साइड वाला इंडस्ट्री एरिया है ये वाला, आप 1.5-2 फीट के गड्ढे हैं वहां पर। आप मुझे बताएं, कोई बाहर बैरून मुल्क से ओवरसीज से कोई कंपनी अपना इंस्पेक्टर अगर भेजे तो वो कैसे आता होगा वहां पर? पॉसिबल नहीं है उन घरों के अंदर। 2 मरतबा तो मेरी गाड़ी खुद वहां पर जो है वो रेडिएटर और इंजन के पाइप जो है वो मेरी गाड़ी के फटे हैं वहां पर, और ये शायद फारूक भी मेरे साथ थे, कोई और था, और वहां पर ये हालत है। तो कराची शहर तो बिल्कुल अरमान भाई बिल्कुल हाथों से जा रहा है, मतलब कोई पुरसहान हाल नहीं है 4 करोड़ की आबादी का, और गवर्नर भी नहीं है इसका, और अभी लगाना भी नहीं है आपने, वेट एंड सी की पॉलिसी कह रहे हैं आप, तो फिर कराची का बनेगा क्या?
अल्लाह ही जानता है क्या बनेगा। जो पीपुल्स हालात, पार्टी, जी फारूक भाई बताएं। आप बोले, आप नहीं, आप पीपुल्स पार्टी को कहना चाह रहे थे, कुछ क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे। आप मैं बोले, भी मैं वही तो करना मजाक चाह कर रहा रहा था, था। आप, मैं भी वही करना चाह रहा था, आप कर लें, एक ही बात है। लेकिन ये है कि आप जो आपने बताया कि गड़े वड़े जो बहुत ज्यादा है, गड़े तो पूरे कराची के अंदर है, वहां तो सड़कें साइड की तो आप बिलाल, ये बारिशों ने नहीं की, वहां तो पहले से है वो और तो बहुत हमेशा बुरा रहती है हाल जी। है। हमेशा हैरत की बात ये है कि जो इलाका आपको कमा के दे रहा है, जहां से एक्सपोर्ट हो रही है सारी चीजें, और जहां पर डेलीगेशन आते हैं, विजिट करते हैं, उनका उन इलाकों का वो हाल है कि अलफीज अलमान, यानी कि वहां पर तो बारिश हो या बारिश ना हो, एक ही जैसी सूरत हाल रहती है वहां पर। और ये बहुत ही डिस्गस्टिंग भी है, और बहुत हम लोगों के लिए बहुत जो है ना एम्बेरसिंग की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर पर कि आपने उन इलाकों को जो कि आपको जो है वो कमा के दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, वो उन इलाकों पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। वहां पर कोई सड़कें नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, वहां पर ट्रैफिक का बुरा हाल है। जाहिर है, सड़कें जब नहीं है, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, तो वहां पर अच्छा, और जो मेन रोड है उन पर तो गड्ढे हैं, बाकी अंदर अंदर की जो रोड है वो तो रोड ही नहीं है। आप जी कभी जी, शेर ऐसी शाह है। से जो है आप अंदर की तरफ जाएं तो अरमान भाई, हम आपको नहीं सुन अंदर पा रहे, अरमान भाई जाकर वापस तो आए। अरमान, रोड, और अरमान भाई जाकर आए, आप जाकर आए, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा फारूक भाई, ये ताहिर भट्ट कह रहे हैं, हाँ हाँ, बाबा जी के हाथ में लाठी भी है, जो ना मानेगा फिर। अब एंडिंग नोट पे जा रहे हैं हम, बस क्या कहेंगे आप? यार, मैं तो पहले ये बता दूं आपको कि पीपुल्स पार्टी चाहती है कि बिलाल अहमद बड़ा अच्छा रिपोर्टर है, तो बिलाल अहमद साहब जो हैं वो रियो गाड़ी ले लें। तो हैं? मेरे भाई आप रियो, कैसे? हाँ हाँ, वो कह रहे हैं, कैसे वो मिलेगी? चाहते हैं ना कि भाई आप रिवो गाड़ी ले लें, तो आप बुकिंग शिकिंग डालें रिवो गाड़ी की। पैसे ऐसे कैसे थोड़े कैसे? कम है तो पैसे ऐसे कम है नहीं तो थोड़े राब्ता करें किसी पीपुल्स पार्टी वाले भाई से, बोलो यार, यार ये कुछ। क्या बात? नहीं तो बिलाल ने लेनी होती तो बहुत पहले नहीं ले चुका होता। बस फिर ठीक है, फिर बर्दाश्त करें। वो नहीं, आपने बाइकों गाड़ियों के पीछे लिखा देगा, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, तो वो वाला मामला। देखिए बाबर गौरी का जो मामला है ना, जो आप मुझसे बेहतर इन चीजों पे आपकी कमांड है, ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं है, आपकी बहुत ज्यादा कमांड है। और बाबर गौरी का मामला, वो रियासत के आदमी ने मुझसे मेरी रियासत के आदमी से बात हो रही थी, आप उसको जानते हैं, उसका कोड समझ लें यहाँ के लिए। तो जी जी रियासत जी। का आदमी से तफसीली बात हुई, तो बोला यार, मैं और वो उस पर बात कर रहे थे, मैंने कहा मेरी नजर में ये है कि वो काम के नहीं थे इसलिए फारिग कर दिया। तो उसने भी बोला हाँ यार, वो काम का आदमी नहीं था, हाँ वो इधर आ गया, इधर यहाँ पर आया नहीं, उससे पहले शोर होने लग गया। और रही बात हाँ। आमिर खान साहब की ना, तो आमिर खान साहब के साथ के जो लड़के हैं ना, उनमें हम्म। बहुत सारे हमारे उनसे बाद में दोस्ती हुई है, क्योंकि जब आमिर और आफाक अंदर थे, तो आमिर और आफाक के केस जब कोई नहीं चलाता था ना बिलाल भाई, इस शहर मैं, में जब किसी जी कवरेज जी, नहीं हम की, तो वो चलाते हैं। मैं और आप लोग जैसे चंद पागल थे। सेंट्रल और जेल भी गए हैं हम तो, डिजिटल जुडिशल और कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक अंदर बैठ मीडिया के। पर, हाँ। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शायद मैं वो वाहिद रिपोर्टर था जिसने सबसे ज्यादा उनको जो है वो टाइम दिया और उनकी कवरेज की, और बिना उसके कि यार क्या क्या नहीं। और उसके बाद कभी मिले भी नहीं हम आज तक, ना आमिर अजीब खान है से ऐसे मिले में। ना आफाक अहमद से मिले, ठीक है। बल्कि मुझे याद है शमशाद गौरी ने जब मेरा तारुफ कराया था आफाक अहमद से, जब वो रिलीज होकर आए, तो उन्होंने बोला कि भाई ये बंदा था जिसको कभी इसने कभी किसी का प्रेशर नहीं लिया आपकी खबर के पे। तो इस तरह के थे, लेकिन कभी हम जाके नहीं मिले, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं था, और अब भी कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने आमिर खान को कोई बहुत ज्यादा, आमिर खान साहब बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है, सब कुछ है, लेकिन जो एक करेज होती है ना, एक दम होता है बंदे के अंदर कि तगड़ा बंदा है एकदम, जो कराची की पॉलिटिक्स के लिए, इस तरह की पॉलिटिक्स, जिस पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हैं ना बिलाल भाई, तो जिन जी लोगों जी। ने इनके बारे में अगर ये कैलकुलेशन की है ना, तो ये बहुत तगड़े आदमी नहीं है। ये जो तगड़ा आदमी था ना इनके पास आखिरी, वो तगड़ा आदमी जो आखिरी था, तगड़ा आदमी था, वो अनीस खान खानी था। उसके बाद इनको कोई तगड़ा आदमी नहीं मिला है, और अब कोई तगड़ा आदमी अब भी कुछ जिसके अंदर, वैसे तो सब खत्म शुद्ध हो गए हैं, अब किसी के अंदर, वो कहते हैं ना, जब आप लड़ते 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 खत्म हो गए ये इनके नहीं लड़ते लड़ते आसार। लड़ते नहीं, नहीं नहीं, लड़ते लड़ते नहीं, नोट बनाते 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 आप कुछ और हो गए। हाँ, वो ठीक है। ये भी है, जैसे ये भी है, ये भी है।
हाँ, लेकिन जैसे अब आफाक अहमद है ना, इसने नोट नहीं बनाया इस बंदे ने। नहीं नहीं, हम मैं उसको उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझ गए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे। नहीं, आमिर भाई का तो सबको पता ही, कोई किसी ने नीचे लिखा है लियाकताबाद की फला मार्केट है उनकी ये वो, लेकिन मैं एक बात बता नहीं रहा नहीं, हूँ। हम उसकी बात नहीं कर रहे, बहुत सारे और लोग हैं। अब बहुत सारे और लोग हैं लाइन्स एरिया से एक बंदा पहुंच गया, इतना गोरा हो गया है कि अब तो पानी भी पीता तो हमें नजर आता है कि उसका पानी नीचे उतर रहा है। लाइन्स एरिया का लड़का था, लंबा सा है आजकल। उसने भी गवर्नर के लिए हाथ पांव मारे थे। तो बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा खैर वो अच्छा तो जी। मैं ये कह रहा था कि वो जो साहब आए थे ना, वो असल में जब यहाँ पर उतरे ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी चीजें वीजें देख के उन्होंने बोला यार इतने सारों को हम चला रहे हैं, अभी एक नया आई इसको भी चलाना पड़ेगा खींचता हुआ। उन्होंने थोड़ा सा इसको डराया, धमकाया, ये खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता, बोला नहीं खड़ा हो सकता, बोला भगा दे। इसने एक और एक तो प्रोजेक्ट खड़ा कर देना, उसके बाद फिर वही बैठ जाएगा, ये तो उनको भेज दिया गया। और बिल्डर बिल्डर वाला प्रोजेक्ट। बाकी तो बुजुर्ग है ना, बुजुर्गों को, हमारे मुल्क के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको आजकल बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। पहले वो अपने उन मसाइल से तो निकल जाएं बुजुर्गों को। जो चौपाल है, चौपाल में जो है ना, वो इस वक्त बहुत सारे तनाजात ऐसे हैं जिसके ऊपर वो, जो उनके जाती तनाजात हैं और वो उसके ऊपर यकसू नहीं है। जिस दिन वो उस पे यकसू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो आगे पीछे का मॉल देखेंगे। कराची तो हमेशा सबके लिए सांझी रहा है। कराची की हैसियत इससे जायद नहीं रही कि उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न किया जा सके। आप कह रहे तो हैं कि मौक्कलीन के अंदर जो बाबा जी के हैं उनके अंदर इश्यूज पैदा हो गए हैं शायद, कुछ मामला ऐसे हैं। अच्छा। कल परसों की बात है, मैं अपने एक सीनियर के साथ बैठा हुआ था। आरिफ मेहर हैं, SIU SS इन्वेस्टिगेशन के साथ बैठा हुआ था। एक केस के सिलसिले में उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने एक बात बोली जो कि मुझे 2 मिनट तक जो है ना वो मेरे कानों में रिपीट होती रही। उन्होंने बोला ये ऐसा शहर है यहाँ पर कहीं से भी कोई आया, बंगाली आया, अगवानी आया, सिंधी आया, पठान आया, माजिर आया, कोई भी आया, उसको शहर ने माँ बन के पाला, लेकिन हर शख्स ने अपनी माँ के साथ बेवफाई की, उसी को नोचा, उसी को खाया। तो ये आरिफ मेहर के अल्फाज थे। गालबन ये SS इन्वेस्टिगेशन है उसके अपना, ये मली वली साइड के कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है ध्यान में नहीं आ रहा, हम्म। तो उधर के सही हैं। बात है। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो 2 मिनट तक वो घूमती रही। तो बस यही वाला मामला है इसके साथ। सही और बात है। क्या होता चलें, अरमान भाई, एंडिंग पॉइंट आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, आज के और जो सिचुएशन अब है कराची यार में। बिलाल भाई, आप थोड़ी सी समरी, आप, मैं मुसलसल मैसेजेस देख रहा हूँ लोगों की दुआ जहरा, वो सॉरी, एक केस से मुताल्लिक है, कमसिन बच्ची वाली। जी तो जी अगर आप जी 3 जी। दिन में थोड़ी सी समरी रख दें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, लोगों की अच्छा फरमाइश जी, है। वैसे सच्ची बात है कि मैंने दोपहर के अंदर भी और शाम के अंदर भी 2 व्लॉग्स बनाए थे, लाइव सेशन भी किया था, अगर आप लोग मैंने भी एक लाइव चाहते हैं। सेशन किया था, लेकिन आप रख दें। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर आज की जो पूरी प्रोसीडिंग है मैं आपको बता देता हूं जी। आज ADJ 7 ईस्ट हैं, उनकी अदालत में तवील आर्गूमेंट्स हुए हैं दोनों अतराफ से। जो मुद्दई मुकदमा के वकील थे उन्होंने MLO कराने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा अगर अनटिल अनलेस के हम MLO नहीं करवा लेते, और उसमें रेप और ज्यादती के जो मामलात हैं, सिम्टम्स हैं, और उसके कोई सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाते। लेकिन इस दौरान जो ज़हीर के वकला थे उन्होंने बहुत आज मुदल्लिल किस्म के आर्ग्यूमेंट्स दिए। 2 बेसिकली बड़े पॉइंट्स थे उनके और जो वैलिड किस्म के पॉइंट्स हैं, और वही समझते हैं कि दोनों अदालत जो है वो उन पॉइंट्स के ऊपर उनको कंसीडर करेगी। उसमें से पहला ये था कि एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो MLO की रिपोर्ट थी, दरखास्त एप्लीकेशन थी, उसको मुस्तरद कर दिया था। फिर हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया, वापस ADJ को भेजा। आज उन्होंने, फारूक भाई, जो कानूनी नुकात समझने वाले लोग हैं, ऑडियंस है, वो इस बात को समझ जाएंगे। तो आज गुल मोहम्मद फारूकी ने ये आर्ग्यूमेंट्स किए हैं मुल्जमान की तरफ से कि अगर एक जुडिशल मजिस्ट्रेट एक केस में कोई फैसला जारी कर दे तो दूसरा जुडिशल मजिस्ट्रेट उसी एप्लीकेशन में कोई फैसला जारी नहीं कर सकता, उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और चूंकि ये स्पेशल कोर्ट है और अभी चूंकि चलान अभी मंजूर नहीं हुआ, तो ये चलान तक का प्रोसेस होता है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट करता है, और स्पेशल लॉ होने की वजह से ये जो चलान का प्रोसीजर है ये बीइंग जुडिशल मजिस्ट्रेट ADJ साहब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जब तक चलान मंजूर नहीं करते तो आपकी पोजीशन जुडिशल मजिस्ट्रेट की है, और आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के तौर के ऊपर आप पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर कोई नया ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। पहले पॉइंट तो ये था। दूसरा, अरमान भी उन्होंने सबसे अहम पॉइंट ये उठाया है कि अगर कोई शख्स किसी भी इलाके में जख्मी हो जाए और
FIR दर्ज करनी हो या करती जाए जिसमें 324 की सेक्शंस लगा दी जाएं CRPC की, और उसके अंदर जब चालान जमा करा जा रहा हो तो उसके अंदर क्या तफ्तीशी अफसर या प्रोसिक्यूशन ये लिख सकते हैं कि जो जख्मी है वो 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद उन्हें इस बात का खदशा है कि वो मर जाएगा, तो लिहाजा वो चालान जमा कराते हुए 324 के साथ 302 भी लिखते हैं और वो ये कहें कि ये बंदा, खदशा इस बात का है कि ये बंदा मर जाएगा। तो ये बहुत वैलिड किस्म का पॉइंट था। उन्होंने कहा कि अगर जिस तरीके से एक जख्मी शख्स के बारे में आप ये चालान नहीं कर सकते कि वो मर गया है, बिल्कुल इसी तरीके से इस केस में 375 लगाने से पहले, मेडिकल से पहले जो आपने ये रेप की सेक्शन लगाई है, ये बिल्कुल वैसी ही मिसाल है। तो ये 2 जबरदस्त किस्म के पॉइंट से, आपको पता है ऑडियंस के आज जुम्मा था, जुम्मा होने की वजह से कम होता है अदालती जो औकात हैं वो 12 बजे से पहले खत्म हो जाते हैं, तो कोर्ट ने इसको मंडे तक के लिए इसको केस को एडजर्न कर दिया है। दूसरा एक अहम मैटर था कि जी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी, वो मेरे अगेंस्ट भी एक सूट फाइल था, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी। मुझे ये नोटिस नहीं मिले थे, लेकिन रजाकाराना तौर के ऊपर आज मेरी जो लीगल टीम है 5 से 6 वकील मौजूद थे कमरा अदालत में, और जस्टिस फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल जो जज हैं सिंगल बेंच, उन्होंने समाअत की। मैंने अपना जवाब जमा कराया है। मैंने जाली लेटर्स जो एक मजहबी इबादतगाह के थे, जो स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स के, फेसबुक के और जो लाइव थ्रेड्स के हवाले से जो मेरे घर के एड्रेस को रिलीज किया गया और उसको पब्लिक किया गया एक सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से, वो तमाम की तमाम चीजें मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई हैं, जिसके बाद अदालत ने मेरी चीजों को रिकॉर्ड का हिस्सा लिया है और इस केस की समाअत को भी मिड सितंबर के लिए जो है वो एडजर्न किया है। बहुत सारे झूठा मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी हमारी गिरफ्तारी और सजाएं और सेंट्रल जेल आज, तो उनको जिस तरीके से 4 महीने के अंदर मुसलसल जिल्लत का सामना करना पड़ा है, आज भी उन्हें जिल्लत का ही सामना करना पड़ा है। तो ये एक जो बड़ी डेवलपमेंट थी ज़हीर केस के अंदर, तो ये आज की प्रोसीडिंग थी। अरमान भाई आप इसको सम अप करें 1 आध मिनट पे, तो फिर हम क्लोज करते हैं इसको। बात हमने शुरू की थी बिलाल सैलाब से, और सैलाब जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा केस जो है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त सैलाब का है। मैं फिर कहूँगा कि इस वक्त जो है जितना कुछ जो कुछ भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे इमदादी तंजीमें हो, जो भी हो, फौरी तौर पर जो है वो खाना और पानी जो है वो जो लोग फंसे हुए हैं सैलाब में उनको पहुंचाया जाए और जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है उनको जो है वो बाहर निकाला जाए और शेल्टर हाउस में मुंतकिल किया जाए जितना भी मुमकिन हो सकता है। तो ये एक फौरी तौर पे जो है वो भी इनकी ज़रूरत है और यहाँ पर इनको ये इक़दाम करने चाहिए, गवर्नमेंट को भी करने चाहिए और NGOs या जो इमदादी तंजीमें हैं, अल खिदमत हो गई और जो दीगर तंजीमें इस तरह की हो गई, उन सबको जो है ये सब चीज़ें ये इक़दाम करने चाहिए। कई इंडिविजुअल भी हैं जो है कि इसमें हिस्सा लेते हैं। अभी जो है वो फारूक ने जो नाम लिया था, मुराद सोनी जो है वो भी निकल गए हैं अपने तौर पर जो है वो इमदाद करने के लिए, वहाँ पर जो इमदादी काम है उसमें वो भी सैलाब से जो मुतासिर लोग हैं। तो इसी तरह के लोग जो है वो इंडिविजुअल भी निकल जाते हैं और वो भी जो है वो फिर काम इस तरह के जो है वो इमदादी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों की सपोर्ट भी हासिल होती है। कई लोग जो है ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इस तरह के लोग जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तो एक ये बहुत ज़रूरी है, इस वक्त मैंडेटरी है और अशद ज़रूरी है बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर। सबसे ज़्यादा बढ़ के इस वक्त जो है इनकी ज़रूरत है कि इनको जो है वो जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फारूक शमी आपका भी, अरमान साहब आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके कोई रिश्तेदार सिंध के उन शहरों में रहते हैं जहाँ पर जो है वो ये सैलाब आया हुआ है, या उन देहात में रहते हैं जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, और आप जो है वो कराची शहर में रहते हैं, तो आप उनको यहाँ बुलाएं, उनकी भरपूर मेहमानदारी करें, और उस वक्त तक जब तक उनके इलाकों से पानी नहीं निकल जाता, वहां पे सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती, उनकी सपोर्ट करें। और अगर ये समझते हैं कि वो उनको वहां पे आप इमदाद पहुंचा सकते हैं, तो आप खुद भी इमदाद पहुंचाएं, अपने अरीब करीब के लोगों के साथ मिलकर इमदाद पहुंचाएं। और अगर आप इनफरादी तौर पे किसी गांव गोट, किसी देहात, किसी छोटे शहर के, किसी भी बड़े शहर सक्कर हो भले, तो आप वहां पे जाके कोई खिदमत कर सकते हैं किसी की। आपके वहां पे ये रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो अपने दोस्तों को शामिल करें और जरूर ये खिदमत का काम करें, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। भले से आपके पास 2 रुपए हैं, 5 आपके पास है, कपड़े मौजूद हैं, या अजनास की सूरत में कोई आपके पास स्टॉक मौजूद है, तो इंतज़ार मत कीजिए। आपके अगर रिलेटिव्स हैं तो उनके ज़रिए उन तक सामान पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज जो मुस्तनद किस्म की
जो ग्राउंड्स के ऊपर एनजीओज हैं उनके जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए जाहिर है कि कोई आपके घर नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। आपको उन एनजीओज के दफातर जाना पड़ेगा या सब ऑफिस होंगे वहां जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और नए सेशन के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।